हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द आइडियल गैस लॉस। लास्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी, सारी प्रॉपर्टीज जो है बेसिक आपको याद हो जानी चाहिए। अब हमें 1 to 1 उनको यहाँ रिलेट करना है, जो कि किसके अंदर, आइडियल गैस लॉज के अंदर। ये आइडियल गैस जो लॉज हैं जो हम पढ़ेंगे, 3 से 4 आइडियल गैस लॉज हैं, उनका ही कॉम्बिनेशन से हमको मिली थी कौन, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज व्हाट, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब हमें देखने हैं ये चारों लॉ, देन उसके बाद इसका होल ओवर मिक्सअप, जिससे हमें क्या मिला था, PV इज इक्वल्स टू nRT। सो चलिए स्टार्ट करें अपना सेशन। आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आइडियल गैस लॉज हैं, इनकी बात हो रही है। ये जो आइडियल गैस लॉज हैं, दोज आर व्हाट, द लॉ रिलेट द स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैस इन 2 स्टेट्स। ये चीज पता ही है, फिर भी नहीं पता है तो याद रखना है, द लॉज रिलेट द स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैस इन 2 स्टेट्स। तो चलो अब 1 to 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बॉयल्स लॉ की। कौन से लॉ की बात हो रही है, बॉयल्स लॉ की। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। कैसे, चेक कर लें एक बार। अब सुनते जाना ध्यान से, जो जो बात मैं बोलूंगी वही 1 to 1 यहाँ रिलेट होने वाली है। तो सुनना, क्या कहा है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो देखो क्या कहा मैंने, तो क्या सबसे पहले तो ये याद रखो, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब शुरू से ही देखते जाना, चारों की चारों, 4-5 जितने भी लॉज आएंगे उनमें हमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ के अंदर बात चल रही है, क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो क्या मैं सीधा सीधा ये कह सकती हूँ कि P इक्वल्स टू, बाद में आएंगे कांस्टेंट लेके, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, होगा या नहीं होगा। और मैं इस इनवर्सली को हटाती हूं तो यहां आ जाएगा K इंटू 1/V। ठीक बात। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं चलूं तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि K इज इक्वल्स टू व्हाट, nRT। ये भी सही है। साथ साथ आप कहेंगे कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एज दोज बोथ आर व्हाट, कांस्टेंट। यहां तक हमें पता है। तो चलो, अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं जो हमारे पास ये रिलेशन आया है, तो आपने कहा ये तो वही mx वाली बात हो गई जो आप स्ट्रेट लाइन कर्व पढ़ते आए थे। अगर इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहां कर्व बनाना है तो मैं एक कर्व बना लेती हूं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ के लिए। तो यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, मेरे पास ये कर्व आ गया। इसको कहा गया आपका K स्लोप, ये भी हमें पता है। एंगल जो हो गया वो हो गया थीटा। अब यहाँ क्योंकि मैंने कहा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेरिएशन आपको यहाँ पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है और मैंने कहा एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो स्लोप पर क्या फर्क पड़ेगा। ये लीजिए प्रेशर और ये वही आपका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैं ग्राफ ले रही हूँ। व्हाट आई सेड, मैंने कहा एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो याद रखना है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे स्लोप भी इंक्रीज होगा। T इंक्रीजेस, K इंक्रीजेस। ये बात याद रह गई तो ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए, T1, T2, T3। अब यहां से क्वेश्चन क्या अराइज होता है, आपको पता है कि एंगल जो है इन बिटवीन वो है थीटा, दैट इज tan थीटा। ओके, अब आपको यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग रिलेशन देख लिया जाए तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा। तो याद रखना है, जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा, और मुझे दिख रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग T1 का स्लोप सबसे ज्यादा है देन T2 देन T3। तो रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है। तो बात समझ में आ गई, कर लोगे। मैक्सिमम स्लोप से रिलेट करना, ये रहा आपका की पॉइंट इस ग्राफ के लिए। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, K also increases, that is the slope of the graph। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, समझ लेना। मैंने ये पूरा बॉयल्स लॉ समझा दिया। अब जो आएगी थ्योरी पढ़ लेंगे एक बार, क्या दिक्कत है, वही थ्योरी वहाँ लिख के दी है, समझने के लिए मैम है। तो सुनो, PV इज इक्वल्स टू nRT से रिलेट कर रहे हैं। मैंने इनिशियल में ही कहा इन द बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। मैंने रिलेशन निकाला P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आपने इसको निकाल लिया।
इसको रिलेट किया, K इक्वल्स टू nRT हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T के। इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने चलो उस वाले को तो एक रिस्पेक्ट में लेके चले, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से इस इन्वर्सली को हटाया तो K आ गया। इस अकॉर्डिंग हमने जब स्लोप देखा तो हमें कर्व क्या मिला, y इक्वल्स टू mx स्ट्रेट लाइन कर्व। तो स्ट्रेट लाइन कर्व के अकॉर्डिंग आपने इन दोनों को प्लॉट कर लिया, किस किस के अगेंस्ट, प्रेशर और इन्वर्सली वॉल्यूम के अगेंस्ट। देन मैंने आपके साथ में एक स्टेप बढ़ाया और वो स्टेप क्या था, मैंने क्वेश्चन में टेम्परेचर रेंजेस इंक्रीज कर दी। फिर मैंने पूछा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने कहा मैम एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस एंड हियर वी कैन सी एज द मैक्सिमम स्लोप इज विजिबल इन द T1, so we can say T1 is greater than T2 then is greater than T3। so यहाँ पर हाईएस्ट रेंज टेम्परेचर में किसकी बात की जाएगी, T1 की। क्लियर है, दैट इज बॉयल्स लॉ। खत्म, एक शॉर्ट बात में खत्म हो गया। चलो अब इसकी थ्योरी पे आओ। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यही मैंने कहा था, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये लिखा था या नहीं, यही थ्योरी है। Then the value of the proportionality constant for each curve correspond to a different constant temperature is known as what? Isotherm। ये ग्राफ हमारा किसके लिए बना था, आइसोथर्म्स के लिए। और what are isotherms? जिनकी वैल्यू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू हर कर्व के लिए डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करस्पॉन्ड करती है, दोज आर व्हाट, आइसोथर्म्स। तो क्लियर ये बात भी, जो अभी समझाया उससे। चलो अब मैथमेटिकली वैसे मैं सॉल्व करके बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार ये देखो सामने लिखा है, यही हमने लिखा, इस कांस्टेंट को क्लियर किया, ये चीज़ आई। हमने कहा एज PV इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर विज ऑल्सो इंक्रीज एंड देन द स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस। सारी बात मैंने तुम्हें एक स्लाइड में बताई, ये लो, ठीक है। मैंने वो कर्व ऐसे बताया, ऐसे देख लो, यहाँ मैक्सिमम स्लोप कौन सा है, दिस देन दिस, तो इनको रेंजेस दे दो T1 T2 T3, क्या दिक्कत है। अभी हम लोगों ने ग्राफ भी डिस्कस कर लिया, मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था और ये इस फॉर्म में है। एक चीज और याद रखनी है इस ग्राफ के पैटर्न से, वो क्या है कि इस ग्राफ के अंदर ईच कर्व जो है इस ग्राफ में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर को, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट टेम्परेचर की रेंजेस दिखा रहा है। आप इनको नेमिंग कर दीजिए T1 T2 T3 और हमें सारी रेंजेस पता है इसको किस तरीके का ग्राफ कहा जाता है, दोज आर व्हाट, आइसोथर्म्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमें पता है कि कांस्टेंट कौन कौन हो जाएंगे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। तो देखते हैं क्या है। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। किसका कर्व है ये, टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व रहेगा। At constant pressure, the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to the absolute temperature। ये लीजिए, क्या कहा इन्होंने, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो चलो एक बार चेक कर लें कैसे होगा। देखिए यहाँ मैंने आपको कहा कि हम जब से करते आ रहे हैं हमने सारे लॉस सॉल्व किए, PV इज इक्वल्स टू क्या है, nRT। अब मैंने कहा यहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है या नहीं। तो इस टर्म में ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, हुआ या नहीं, और ये तो परमानेंट कांस्टेंट चल ही रहा है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। यही बात हमें यहाँ कहा गया, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम and at the constant pressure the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to the absolute temperature। ये चीज़ हमने यहाँ देखी। अब अगर इस proportionality constant को हटाती हूँ तो ये क्या हो गया, V is equals to KT। इस अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ मेंशन करें तो सेम वही चीज़ y is equals to mx वाला स्ट्रेट लाइन कर्व आ गया, बन गया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन अराइज होगा आपसे वो ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करूँगी तो स्लोप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्लोप के इफेक्ट को देखने के लिए आओ एक बार फिर से मैं इस चीज़ को समझाती हूँ। हम यही लिख रहे थे PV इज इक्वल्स टू nRT, यहाँ से मैंने वॉल्यूम को बाहर निकाला तो nRT बाय P हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मैंने V यहाँ से बाहर निकाल लिया, nRT बाय P हो गया। अब इस रेस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो मैंने इसको KT बोल दिया, V इज इक्वल्स टू KT, और ये KT की वैल्यू कहाँ से है, पता चल गया मुझे कि K क्या है, NR बाय P है या नहीं। तो इस रिलेशनशिप से यहाँ से K इज इक्वल्स टू NR बाय P से मुझे पता चलता है कि
ये लीजिए, K क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो मुझे रिलेशन मिल गया यहां से कि अगर यहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्लोप क्या है, डिक्रीज होगा। बात समझ में आई? और स्लोप ही आपका क्या है, K से आप जिसको रिलेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ, विजिबल तो है ही। तो इस तरीके से अगर मैं ये ग्राफ बना दूं, V1 सॉरी प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, P1, P2 एंड P3। तो फटाफट से मुझे ऑर्डर बता दो क्या रहेगा। अभी हमने पूरा की पूरा ये रिलेशन भी निकाल लिया कि सबसे ज़्यादा देन ये तो क्या हो जाएगा, P3, P2 एंड P1। कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब तुम लोगों को आराम से सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस। अब चलिए, अब एक चीज़ और बतानी है मुझे इसी रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है, ये बात तो हो गई आपकी यहाँ तक आइसोथर्म्स के रिस्पेक्ट में। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये है कि अगर आपसे बात हो जाती है आइसोबार्स के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जो ग्राफ प्लॉट होगा वो होगा इस तरीके से। ठीक है, सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर ग्राफ बनेगा कुछ नहीं करना है, 273 डिग्रीज ऐड कर देना, ये आपका बन जाएगा क्या, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ग्राफ। क्योंकि यहाँ पर आप टेम्परेचर जो है वो किस में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि आइसोबार सुनते ही दिमाग में क्लिक हो जाता है किसके रिस्पेक्ट में बात हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो क्लियर है सारी बात। ये क्या था आपका कंप्लीट चार्ल्स लॉ। कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने वही आइडियल गैस इक्वेशन को लिया है, वहाँ से हमने देखा कि P कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, मैंने रिलेशन लिख दिया डायरेक्ट कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तीन टर्म हट गई तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T के। अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ से हटाया तो उसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया, T। अब यहाँ से मैंने अगर ग्राफ प्लॉट किया तो सेम इक्वेशन है y=mx वाला, मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहां से हमें देखना है, मैंने आपको कहा कि अगर क्वेश्चन में चेंज ये है कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्लोप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए हमने रिलेशन को फिर से लिखा दिस। यहां से मैंने v को बाहर निकाला, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v मैंने बाहर निकाला, रिलेशन आ गया nRT/P। अब यहां से अब मेरे को nR/P की टर्म में मिल गया तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, KT, क्योंकि K क्या है, nR/P। और इस रिलेशन से मुझे पता चला कि यहां से K जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के, यानी कि प्रेशर के। तो हमें रिजल्टेंट पता चल गया कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप डिक्रीज होगा, बिकॉज दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो आप कह सकते हैं एज द स्लोप इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस और इट्स वाइस वर्सा। तो हम लोगों ने ये ग्राफ भी इसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया। देन आफ्टर एक चीज और मैंने बताई कि आइसोबार्स के टर्म में बात कर ली जाए तो याद रखना है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात होगी, और आइसोबार के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में काउंट होगा। वहां आप क्या करेंगे, सिंपली सा जब आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं तो यू हैव टू ऐड 273। ये लीजिए, क्लियर है? तो ये था आपका चार्ल्स लॉ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरी देखते हैं क्या थी। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने यही देखा। चलो अब हमने फिर रिलेशन क्या था, यही हमने रिलेशन निकाला, होल ओवर आ गया। देन P1, P2, P3, 4 कि जितने लेने ले लो। हमने क्या देखा, मिनिमम स्लोप की तरफ गए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं P1, P2, P3, मैक्सिमम कौन है, P4, यानी कि सबसे कम स्लोप जिसका है। देन ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, सेम बात मैंने बताई। चलिए अब नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, गे-लुसाक लॉ। नाम देखिए इनका क्या है, गे-लुसाक लॉ। इट गिव्स प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। किस किस के बारे में, प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशनशिप बताता है। एट फिक्स्ड वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो इनको भी चेक करते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से बात तो इन्हीं के आगे हो रही है। इन्होंने क्या कहा है गे-लुसाक जी ने, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दो। लो जी कर दिए। देख लो रिलेशनशिप में से क्या बचा तुम्हारे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट।
तो क्या ये बच गया, बचा या नहीं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मैंने लिख लिया KT, लिख दिया, एक इक्वेशन कह सकती हूँ मैं इसको। और यहाँ से तो मुझे फिर वही y इज इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ दिख जाता है। ये लो, बना लिया मैंने, क्या दिक्कत थी, प्रेशर टेम्परेचर K। लेकिन अभी हम करते हैं बात दूसरी, जो यहाँ से हमने शुरू की थी। अब वो क्या थी, अब देखो मैं इसको लूँ तो NR, बात समझना, मैं सिर्फ चेंज कर रही हूँ T, एक इक्वेशन मैंने ये बना दी, इसकी फॉर्म ही तो चेंज किया मैंने, कुछ अलग तो क्या नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं K की वैल्यू निकालूँ तो आगे मेरे पास NR/V, ये रख के, ठीक है। सिर्फ आपने थर्ड और फर्स्ट की इक्वेशंस को मर्ज करके आपने देखा है चेंज। तो मैंने कहा कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है P के। क्यों निकाली मैंने, क्योंकि हमें यहाँ पर इन द एंड तो ग्राफ ही देखना है और ग्राफ के साथ ही हमें स्लोप का वेरिएशन देखना है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, सॉरी नॉट प्रेशर, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है बेटा, तो वॉल्यूम। तो आपको पता चला कि जैसे जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बाबा इंक्रीज होंगे, के बाबा डिक्रीज होंगे, मीन्स स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। आगे बात समझ, चलो तो ग्राफ बना दूं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, ये लो, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में V1, V2, V3, और यहाँ कौन कौन है, प्रेशर और टेम्परेचर। चलो रिलेशन दे दिया, सारी चीज़ मैंने बता दी, तुम मुझे फटाफट से बता दो कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम। मैं नहीं बताऊँगी, सब चीज़ यहाँ क्लियरली स्टेप बाय स्टेप लिखी है, समझाई है। सिर्फ मुझे ये बताओ ऑर्डर क्या आएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ, इतने में तुम्हें बता देना है। लिख लिया, डन, सबने सॉल्व कर लिया, जल्दी बताओ। V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। गुड, देखो तुम्हारा भी यही है, मतलब पढ़ तो रहे हो, पढ़ रहे हो तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो पिटाई तो खानी है। आगे बात समझ में, यानी कि वही मिनिमम स्लोप से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कितने इजी है ना आइडियल लॉज। बस तुम्हें डर लगता था इन ग्राफ से, कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व किया अब ये ग्राफ, कभी भूलोगे? कुछ नहीं कह, चेक करना, देखते जाओ। किसको तुमने कांस्टेंट रखा, रिलेशनशिप निकालो, रिलेशनशिप निकाला, सीधा सीधा तुम्हारे पास आ गया। सिर्फ चेंजेस कहाँ होंगे, एक बार टेम्परेचर, एक बार प्रेशर, एक बार वॉल्यूम, क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स तो यही है ना, तो चेंजेस तो इनके अंदर ही देखेंगे हम, कुछ अलग से नई चीज़ तो लानी नहीं है। सो आपने ये चेंजेस देखे, और इन चेंजेस के लिए कैसे पता चला कि भाई ये इंक्रीज होगा तो ये कम होगा, तो आपने ये डिराइव कर लिया, यहाँ पर सीख गए। चलो थ्योरी देखते हैं। हाँ जी, अब इस थ्योरी से अपन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि अपन ने गलती की है क्या। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सही थे तुम लोग, कांस्टेंट निकाल दिया, ठीक है, सही जा रहे हो तुम। ये लो ग्राफ, V1, V2, V3, V4, कौन सबसे बड़ा, ये, क्यों, मिनिमम स्लोप। आगे बात समझ, ये लो, ठीक है। चलो अब एक और लॉ पढ़ लेते हैं, कौन है वो, अवोगाद्रोज लॉ। इनका नाम मैं बड़े अच्छे से लेती थी ना, क्या नाम था इनका, अमदियो एवोगाद्रो। यस, देखा मुझे कितनी जल्दी याद आ गया, अमदियो एवोगाद्रो, वही है ये जनाब। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिलेशनशिप दिया है गैस और वॉल्यूम के बीच में, इन्होंने नया कॉन्सेप्ट डाला है, गैस और वॉल्यूम के बीच में दिया है। इट स्टेट दैट ऑल द गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहे हैं ये सुनना, इट स्टेट्स दैट गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें क्या दिक्कत है, होंगे तो चेक कर लेते हैं कि कैसे होंगे। आ जाओ, क्या करोगे, इन जनाब ने कहा प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरे यहाँ, इससे अच्छी बात क्या होगी, तो PV इज इक्वल्स टू NRT बाबा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो अब रिलेशनशिप किसके बीच में निकालना, और ये तो कांस्टेंट चल ही रहा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के। यही उन्होंने कहा थ्योरी में। तुमने क्या करना है, K से प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, V इज इक्वल्स टू KN। अब जब V इज इक्वल्स टू KN निकाला तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्म ही तो चेंज कर रही हूँ, लो मैंने लिख दिया
इसकी फॉर्म चेंज करूँ, मुझे क्या चाहिए, v/n, k अलग करना है क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है, तो ग्राफ इसी के अकॉर्डिंग तो बनाऊंगी, ठीक है। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो ये लो मेरे पास प्लॉट तो ये रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है v और n के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बात याद रखनी है वो क्या है, फॉर n मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, v, समझ गए। फॉर 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस, 1 मोल के लिए कितनी रख दोगे, v/n, जिसको क्या कहते हो, वो m। अब ये Vm क्या है, Vm है आपका मोलर वॉल्यूम, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब लिखो नोट फॉर नीट, क्या लिखोगे, पहले जगह कर लूँ मैं लिखने के लिए, चलिए सर क्या लिखेंगे, सुनो, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, क्या कहा मैंने, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड, टेम्परेचर रेंज की भी बात करूंगी, 273 केल्विन टेम्परेचर, द मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, दैट इज STP कंडीशन, जो कि हम बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। आगे बात समझ में, एवोगाद्रो लॉ ये रहा। लिख लो, लिख लो एक बार। हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट किया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, के आ गया, हमने स्लोप निकालना था v/n के रिस्पेक्ट में, तो लो हमने स्लोप भी निकाल लिया, ये हो गया हमारा k। अब हमें कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो क्या थे, m मोल्स के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस हम डिनोट कर रहे थे v से। अब जब मैंने बात की 1 मोल के रिस्पेक्ट में, तो हम ये n हो गया, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Vm से, ठीक है। इसको कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक जो बात थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में पूछी गई है या पूछी जा भी सकती है, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर and 273 Kelvin temperature, the Vm, yet is molar volume is 22.4 लीटर। कौन सी कंडीशन कहलाती है ये, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, क्योंकि यहाँ कौन कांस्टेंट है, उन्हीं के रिस्पेक्ट में बात हुई है। तो बात समझ में आ गई है, क्लियर है, कर लोगे। चलो अब इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा एवोगाद्रो लॉ। चलो अब आइडियल गैस इक्वेशन, अब हमने चारों पढ़ ली, अब सबको कर लेते हैं कंबाइन। आ जाओ, कंबाइनिंग ऑल 3 लॉज, कौन कौन सा, बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाद्रो। बॉयल्स ने क्या कहा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, चार्ल्स ने कहा V इज प्रोपोर्शनल टू T, एवोगाद्रो ने कहा V इज प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। ऑल द अबव लॉज व्हेन कंबाइंड टुगेदर गिव एन इक्वेशन, जिसको आप कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तीनों को आप कंबाइन करेंगे, फर्स्ट टर्म V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P, हमने ये तीनों को कंबाइन कर दिया, इन तीनों को, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, V इज प्रोपोर्शनल टू T और V इज प्रोपोर्शनल टू N। तो मैंने एक रिजल्टेंट लिख लिया, क्या आ गया, V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P। इसको हटाया तो V इज इक्वल्स टू nRT/P। अब यहाँ होल ओवर अगर मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ तो PV इज इक्वल्स टू nRT लिख सकती हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये लीजिए, ये रही आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। चलो, here P is pressure, V is volume, N is amount of gas, T is temperature, सब पता है, R is universal constant, the value of R varies with different units, the value of R are 8.314 in this sense, R is equals to 0.0821,
L एटमॉस्फेयर, K इनवर्स, मोल इनवर्स, तो होल ओवर हम R की वैल्यू यहाँ कितनी ले रहे हैं, किस सेंस में, 2 कैलोरी K इनवर्स मोल इनवर्स, ये लो, समझ गए। If temperature, volume and pressure varies from their initial state to final state, then the ideal gas exert increases the pressure difference. Gas equation can be written as. अब हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट के टर्म में बात कर रहे हैं, सीधी भाषा में बात सुनो, क्या है इस थ्योरी का मतलब, इनिशियल में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, उनको हमने V1 और V2 से रिलेट कर दिया। चलो सुनो, NR इज इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन T1, तीनों को मैंने इनिशियल के रिस्पेक्ट में 1 1 से डिनोट किया, 1 1 1 P1 V1 अपॉन T1, फाइनल P2 V2 और T2, P2 V2 T2, तीनों को कंबाइन कर दूं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, कंबाइन तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल वर्ड है। अब इक्वेशन को ही कहा है आपने कंबाइंड गैस लॉ। एक तो हमने पहले सिंपल निकाल ली थी तीनों लॉ को मिला के, PV इज इक्वल्स टू NRT। अब इसी में हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट्स चेक किए और उसको हमने कहा क्या, कंबाइंड गैस लॉ, और रिलेशन क्या था, ये, ठीक है। चलो अब इसका कुछ वेरिएशन देख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का। द आइडियल गैस इक्वेशन इज रिटन एज दिस। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं लाइक दिस। हम ने क्या किया, n को यहाँ ले आए, p को वहाँ ले गए, तो n बाई वी इज इक्वल्स टू p अपॉन RT, ठीक है। यहाँ n आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स हैं, विच इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ n की जगह m बाई एम वी इज इक्वल्स टू p बाई RT। अब मोलर मास के रिस्पेक्ट में ले लो, तो तुमने कहा d बाई एम इज इक्वल्स टू p बाई RT, d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो होल ओवर हमारे पास आ जाता है Pm इज इक्वल्स टू DRT। ये भी एक फॉर्म है जो पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। अब देखो ये रीअरेंज कर लिया, वैसे हमें वहाँ तक पूछा जाता है, ये भी पूछ ले तो तुम्हें को सिर्फ मोलर मास के रिस्पेक्ट में चेंज कर देना है, कर दोगे, ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम the total pressure exerted by a mixture of non-reactive gases equals the sum of their partial pressures। यानी कि ये किस टर्म्स में बात होगी, टुकड़ों में बात की जाएगी। तो चलो, the pressure exerted by individual gas is known as partial pressure। कैसे लिखेंगे, टोटल के लिए टुकड़े कर दो, P1 P2 P3 एंड सो ऑन, जितने भी थे। हियर इन शॉर्ट बात समझनी है तो समझो, ये कहा टोटल और यहाँ मैंने कहा P1 प्लस P2, तो ही रिस्पेक्ट में ले लूँ। मैंने कहा 40, यहाँ 70, यहाँ कह दिया 110, क्या फ़र्क है, एक ही बात है ना। तो बस यही चीज़ है, P टोटल इज़ द टोटल प्रेशर और P1 P2 P3 आर व्हाट, पार्शियल प्रेशर्स। सो पार्शियल प्रेशर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। किसके टर्म्स में भी रिलेट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन। इफ़ देर आर 3 गैसेस तो प्रेशर्स भी क्या होंगे, P1 P2 P3 कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। तो रिलेशनशिप क्या होगा, P1 के लिए दिस N1 RT बाई V, P2 के लिए दिस, P3 के लिए थे। तो तीनों को हमें नंबर ऑफ मोल्स रिलेट करने हैं, तो N1 N2 एंड N3। तो टोटल प्रेशर इन तीनों को ऐड करा दो, ये लो तीनों रिलेशंस लिख दिए। तो P टोटल क्या आ गया, हमने ये कॉमन ले लिया, RT बाई V N1 प्लस N2 प्लस N3, कर लोगे। तो क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, हमने कहा P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तीनों रिलेशनशिप्स लिख दो, P टोटल इक्वल्स टू N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V। ये लो तीनों रिलेशनशिप लिख दिए, हमने कॉमन ले लिया RT बाई V, क्या आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। चलो नेक्स्ट आओ, अब इसको करना है हमें क्या, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं हम P इनिशियल से बाय P टोटल को। तो PI बाई PT लिख दिया, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 और RT बाई V बाहर, ये लो। तो हमने मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस चेक करो, ये आया
N1/N किसके लिए है, x मोल्स मैंने मान लिया, पार्शियल के टर्म में है, तो आप होल ओवर क्या कह सकते हो, P1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू P टोटल। डाल्टन है, पार्शियल के रिस्पेक्ट में है, तो मैंने इसको होल ओवर x1 दिया, तो P1 के रिस्पेक्ट में मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स आर x1 इंटू P टोटल। चलो सिमिलरली अदर गैसेस के लिए x2, x3 एंड सो ऑन। सो हम अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, Pi इक्वल्स टू xi यानी कि इनिशियल मल्टीप्लाई बाय P टोटल, ये हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, यही कहलाते हो। आपने एक बकेट में ले ली कुछ गैस, एक दूसरे कंटेनर में ले ली, अब दोनों जब अलग अलग कंटेनर्स में तो उनका कुछ अलग वॉल्यूम है, अब मैंने इनको करा दिया मिक्स, तो इनके बीच में इंटरमिक्सिंग होगी, वही कहलाता है क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस कैन मिक्स विद ईच अदर इवन विदाउट द डिफरेंस इन प्रेशर। The diffusion process becomes faster if the pressure difference increases between the gases. जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे क्या होगा, वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। चलो एक बात समझो, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, डिफ्यूजन, एक है इफ्यूजन, समझना, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये, यहाँ भी गैस पार्टिकल है, यहाँ भी गैस पार्टिकल है, मैंने दोनों की वॉल्स के बीच में एक बड़ा सा होल कर दिया, यहाँ से ईजिली अब क्या जा सकती हैं, गैस जा रही हैं, ठीक है। एक तो है ये, दूसरा क्या है, दो चैम्बर सेम, लेकिन मैंने यहाँ इनके पास ऑन होने के लिए बहुत छोटा सा होल बनाया है, समझ रहे हो, फॉर गैस के एक्सचेंज के लिए। तो बस यही डिफरेंस है डिफ्यूजन और एफ्यूजन के अंदर, क्लियर। आ जाओ, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस गैस फ्लो थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, द फ्लो ऑफ गैस इज इफ्यूजन। मैंने बताया अभी स्मॉल ओपनिंग्स होंगी तो इफ्यूजन, लार्ज ओपनिंग्स तो डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, क्या है, पार्शियल प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। दो चीज़ बात याद रखनी है, एक है पार्शियल प्रेशर और दूसरा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। चलिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस। द movement of molecule is faster when the molecules are lighter and slower when the molecules are heavier. So अब मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, रेट क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, P अपॉन अंडर रूट M। यहाँ M हमें अभी हमने देखा क्या है, मोलर मास। देखिए नेक्स्ट क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन वेरियस वेज, लाइक इट मे बी डिफाइंड एज मैनी मोल्स ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। हम कह सकते हैं ये भी कि दैट मोल्स ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और वॉल्यूम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो इनमें से किसी भी टर्म के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना आता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप किन किन तरीके से बता सकते हैं, किन किन टर्म्स में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या होगा, मोल्स ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और द वॉल्यूम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम टू गैसेस के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कर दोगे, R2/R1 इज इक्वल्स टू प्रेशर P2/P1 इज अंडर रूट M1/M2। मोलर मास भी तो लेंगे, तो ये हो गया होल ओवर रिलेशन। चलो ये क्या था, डिफ्यूजन प्रोसेस को लेके हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। यहाँ आपने आइडियल गैस लॉस को भी कंप्लीट कर लिया। हमने बहुत इनके सेक्शंस बनाए नहीं हैं, बहुत टू द पॉइंट अपन ने बात की है। ग्राफ बनाना आ गया आपको, लॉस अकॉर्डिंग आ गए कि हमें कब क्या कांस्टेंट देखना है और आपको कैसे ड्राइव करनी है होल इक्वेशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके साथ KTG, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो उससे पहले प्लीज़ रिवाइज इट वेल, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।